हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हिंदी की यह हमारी आज 18वीं कक्षा है और आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है समास। समास वाले चैप्टर से आपका हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है, चाहे वो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हर जगह इस चैप्टर की अपनी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी रहता है स्टूडेंट्स को कि कहाँ कौन सा समास होगा, पहचान कैसे करें, क्या कोई ऐसा शॉर्ट तरीका है कि जिसको देखते ही हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सा समास होगा। तो उसी प्रकार से आज की इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे समास का। आपको लास्ट तक बने रहना है क्योंकि लास्ट में हमने इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। 35 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको लगाएंगे, टेस्ट की तरह भी आप उसको लेंगे और साथ साथ आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न इस टॉपिक से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी समास की इस क्लास की। तो सबसे पहले चलिए यही जानेंगे कि समास कहते किसे है, क्या होता है समास, फिर जानेंगे समास के भेद और फिर चलेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले यहाँ आ जाइए। एक तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेना है ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ दिखे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि समास शब्द जो है वो अस धातु के साथ सम उपसर्ग लगने से, ठीक है, संस्कृत की अस धातु के साथ सम उपसर्ग लगने से क्या बनता है, समास बनता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, संक्षिप्त करना या संक्षेप करना। संक्षेप मतलब छोटा करना। ठीक है, इसको हम सामासिक पद के नाम से भी जानते हैं। तो समास किसे कहेंगे, अगर मोटा मोटा हम लोग देखें कि भाई कई सारे पदों को आपस में मिलाना समास कहलाएगा और उसके मिलने से एक सार्थक शब्द भी बनना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण क्या है, क्या दिया गया है, महान है जो देव, महान है जो देव। तो इसको हमने क्या कर दिया, इन दो या दो से अधिक जो शब्द थे या पद थे उनको मिला करके एक संक्षिप्त रूप दे दिया, उसको एक संक्षेप में बना दिया हमने, उसको संक्षेप कर दिया, एक छोटा रूप बना दिया जो सामासिक पद कहलाया। ठीक है, जैसे महान है जो देव, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, महादेव। ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए अब इसी शब्द के अर्थ से, जो हमने इसका शाब्दिक अर्थ जाना, उसी से इसकी परिभाषा भी देखते हैं। परिभाषा जाननी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार आपको परिभाषा दे करके पूछेगा कि इसका अर्थ क्या है, कि भाई बताइए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्या कहते हैं। इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो परिभाषा जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो परिभाषा में जानने के लिए कुछ है ही नहीं, आपने भी जो इसके अर्थ में समझा वही परिभाषा है कि भाई जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कोई सार्थक शब्द बन जाता है, उस सार्थक शब्द को ही हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि संधि में किसका मेल हो रहा था, वहां हो रहा था वर्णों का, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है। तो ये भी आप साथ के साथ जानते हुए चलिए। उदाहरण के तौर पर राजा का पुत्र, ठीक है, यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होकर के क्या बन गया, एक सामासिक पद बन गया जिसको हमने कहा राजपुत्र, है ना। इस प्रकार से अब दो पॉइंट्स आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है कि समास को तोड़ना या समास को वापस उसी फॉर्म में लेकर के आना या समास को विस्तृत रूप में लिखना क्या कहलाएगा, तो आप बताएंगे विग्रह कहलाएगा। ठीक है, समास को तोड़ना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। और यही आप एक साथ मुझे ये भी बता दीजिए कि संधि को तोड़ना क्या कहलाता था, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता था, जबकि समास को तोड़ना विग्रह कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा।
आगे देखते हैं समास का विलोम क्या होता है। ये पेपर में आपका बहुत पूछा जाता है समास का विलोम। तो व्यास या फिर विग्रह। अगर ऑप्शन में व्यास दिया गया है तो व्यास सही है, विग्रह दिया गया है तो विग्रह सही है। ठीक है, एक ही देखने को मिलेगा, व्यास या विग्रह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हमने जाना दोस्तों समास के बारे में कि समास क्या है, परिभाषा क्या है, इसके विलोम को क्या कहते हैं, समास का विलोम व्यास या विग्रह होता है। अब थोड़ी सी और महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा आपका बेस बन जाए तो फिर आप एकदम से पहचान कर पाएंगे कि कौन सा समास किस पद में कौन सा समास है। तो देखिए, सबसे पहले उसके लिए आपको कुछ टर्म्स जाननी है। वो कौन कौन सी टर्म्स है कि जो समास की विधि करने के बाद नया शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहेंगे। ये तो मैंने अभी बताया आपको, है ना, थोड़ी देर पहले ही, कि समास की जो विधि करेंगे हम उनका मेल करेंगे और उससे जो नया सार्थक शब्द बनेगा उसको हम समस्त पद कहते हैं। अब दोस्तों समास करने के लिए हमें एक और बात का पता होना चाहिए कि हमारे समास में एक तो पूर्व पद होता है, एक होता है उत्तर पद। दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। किसी भी समास में दो पद होते हैं। ठीक है, पूर्व पद पहले आने वाला और उत्तर पद होता है बाद में आने वाला। ठीक है, पूर्व पद पहला या पहले आने वाला पद पूर्व पद कहलाएगा और बाद में आने वाला उत्तर पद कहलाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसी के साथ समास विग्रह क्या कहलाएगा। समास विग्रह किसे कहते हैं, तो समस्त पद का विस्तृत रूप, यानी जो ये हमने समास विधि के बाद नया समस्त पद बनाया, इसको अगर हम विस्तृत कर दे, वापस से उसी फॉर्म में ले आए, तो वो समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, ये चीज कॉमन सी है, पता होगी आपको, लेकिन एक बार फिर से आपने जान ली तो बहुत सही है। यहां से भी कई बार फैक्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब जो पूर्व पद उत्तर पद के बारे में हमने बात की है, आगे जितने भी हम समास के भेद जानेंगे वो इसी आधार पर डिसाइड करेंगे कि उसमें पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है उसके अनुसार ही हम जितने भी समास है उनके भेदों को पहचानेंगे कि इसमें द्वंद्व समास है, इसमें द्विगु समास है, या इसमें कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। वो इन पदों की प्रधानता से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, प्रधान कैसे होगा, यानी जिसका पूरे के पूरे समास पर, या उस जैसे मान के चलिए राजा का पुत्र, राजपुत्र, है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये देखना होता है कि कौन सा पद प्रधान होगा। जैसे यहाँ है, कौन सा पद प्रधान होगा, किस पद का जो वाक्य पर या इस समास पर ज्यादा असर पड़ रहा है वही पद क्या होगा, प्रधान हो जाएगा। जैसे इसमें उत्तर पद प्रधान है, यानी पुत्र पद प्रधान है कि भाई पुत्र किसका है, राजा का पुत्र है। अब इन पदों की प्रधानता के आधार पर जो हम समास के भेद है वो देखेंगे। तो इन पदों की प्रधानता के आधार पर समास के आधार पर समास के भेद होते हैं चार। ठीक है, मुख्य रूप से प्रधानता के आधार पर अगर हम देखें तो समास के चार भेद होते हैं। आप कहेंगे मैम हमने तो 6 भी लिखा हुआ देखा है। हाँ बिल्कुल देखा है, क्योंकि जो ये तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं इनको क्या करते हैं, कई बार अलग अलग करके लिख देते हैं, तो इस प्रकार से फिर 6 भी कहलाते हैं। तो अगर प्रधानता के आधार पर पूछे आपसे समास के भेद तो आपको तब 4 ही बताने हैं, क्योंकि तत्पुरुष के ही भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास और चौथा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। अब एक बार छोटा सा इस टेबल की हेल्प से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमने कहा कि पदों की प्रधानता के आधार पर हमने इनको 4 भेदों में बांटा है, तो अब देखने वाले हैं कि कौन से आपके समास में कौन सा पद प्रधान होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में आपका पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है। अब इसमें तो पूर्व पद प्रधान हो गया, अब तत्पुरुष में कौन सा होगा, बाकी बचा है ना। तो तत्पुरुष में आपका उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें उत्तर पद हो जाएगा, उत्तर पद
प्रधान। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको पता है कि तत्पुरुष के दो भेद है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। यानी कर्मधारय और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा, क्योंकि ये इसी के उपभेद है। आगे बात करें द्वंद्व समास, तो उत्तर पद प्रधान इसमें हो चुका है, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव में हो चुका है। द्वंद्व समास में इनसे कुछ जरूर अलग ही होगा, क्योंकि अलग भेद तभी तो बना, कोई ना कोई बात अलग होगी। तो इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी। अब बाकी बचा बहुव्रीहि समास, इसमें इन तीनों से अलग हमें देखना है। देखिए, इसमें पूर्व पद प्रधान हो गया, इसमें उत्तर पद, इसमें दोनों पद, तो इसमें क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा इसके लिए तो, यानी इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये तो थोड़ा सा नियम की बात हमने कर ली, आगे आगे हम इसको ट्रिक से सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसमें, बहुव्रीहि समास में। ये किसी तीसरे के ही बारे में बात करता है, कोई तीसरा ही पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। तो ये तो बात हो गई, हमने मोटा मोटा इसके नियम जान लिया, एक एक करके इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे। खूब सारे एग्जाम्पल्स भी इसके हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, कैसे पहचान करेंगे अव्ययी भाव समास की। तो ऊपर मैंने अभी इस टेबल में बताया कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अगर आपको ये भी ना पता चले कि भाई कौन सा पद प्रधान है, कैसे हमें पता चलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी अव्ययी भाव समास होते हैं उनकी शुरुआत उपसर्ग से होती है। उपसर्ग तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आ, अन, वी, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे उपसर्ग के साथ शुरुआत होती है किसकी, अव्ययी भाव समास की, जैसे उप, बे, ठीक है, भर, यथा, ये इस प्रकार से सभी उपसर्ग आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में, जैसे अनजाने, तो इसमें यहाँ उपसर्ग से के साथ शुरुआत हुई है, इसका विग्रह क्या होगा, बिना जाने। अनचाहा, ठीक है, बिना चाहे। ए जन्मा, तो ए उपसर्ग लगा इसमें, है ना, जन्मा के साथ ए उपसर्ग लग गया, तो बिना जन्मे। आमरण, यहाँ देखिए उपसर्ग लगा है, तो मरण तक या मरने तक। आजीवन, यानी जीवन भर, ये उपसर्ग देखिए जहां मैं अंडरलाइन करती हुई जा रही हूँ। आजन, ठीक है, इसी के साथ यथा, ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलेगा, यथा, ठीक है, यथाशक्ति, यथा समय, यथा अवसर, यथा विधि। देखते ही आपको तुरंत अव्ययी भाव समास समझ में आ जाना चाहिए। तो ये तो हो गई उपसर्ग वाली पहचान। बाकी आगे बात करते हैं, एक और यहाँ पर पॉइंट बचता है, ये देखिए कि यदि शब्दों की आवर्ती हो रही है बार बार, जैसे दिन दिन आवर्ती हो रही है, एक ही शब्द दो बार आया यानी आवर्ती हुई, और इन आवर्ती जो ये आवर्ती हुई है शब्दों की, अगर इनके बीच में योजक चिन्ह है, ये जो आप देख पा रहे हैं, अगर बीच में योजक चिन्ह है तो हो जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन अगर यही के यही बिना योजक चिन्ह के लिखे हुए हैं, शब्दों की आवर्ती हो रही है लेकिन बीच में योजक चिन्ह नहीं है, तो वहां आपको अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा। जैसे देखिए द्वंद्व समास कैसे हो गया, द्वंद्व समास हो गया दिन दिन के बीच में ये योजक चिन्ह लगते ही, लेकिन इसी को हमने लिख दिया दिनों दिन, तो हो तो इसमें भी आवर्ती रही है लेकिन बीच में योजक चिन्ह का अभाव है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे रातों रात, बातों बात, कानों कान, हाथों हाथ, इन सभी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। लेकिन यही अगर इन्हीं में योजक चिन्ह लगा दे, ठीक है, जैसे दिन दिन, रात रात, बात बात, कान कान, हाथ हाथ, इन सब में फिर द्वंद्व समास हो जाएगा योजक चिन्ह के आते ही। तो इतना आपने समझा बहुत अच्छे तरीके से, कौन सा एक समास हम पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव समास को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे समास की, द्वंद्व समास की, जिसके कुछ उदाहरण हमने यहाँ भी देख लिए जिनके बीच में योजक चिन्ह आता हो। अब बाकी बची चीजें यहाँ पर देखेंगे। द्वंद्व समास कौन सा होता है भाई, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने ऊपर देखा था, इसको पहचानना बहुत आसानी से, आप इसको देखते ही पहचान सकते हैं कि भाई जहां भी आपको योजक चिन्ह लगा मिल जाए, या ये देखो एक पहचान तो क्या है, योजक चिन्ह मिले, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग आपको समस्त पद में देखने को मिल जाए, या फिर
वे एक दूसरे के क्या हो, विलोम हो। अगर आपको कहीं विलोम शब्द देखने को मिल जाए, पूछे इसमें कौन सा समास है, तुरंत आपको द्वंद्व समास उस पर टिक करना है। ठीक है, देखिए अभी जैसे जैसे उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिन समास के अगर प्रधानता के आधार पर हम इसको डिफाइन करना चाहें, क्योंकि ये चीज जाननी भी जरूरी है कि कौन सा पद प्रधान होता है। ये क्यों जाननी आवश्यक है, जब हम ट्रिक से पहचान लेंगे, ये इसलिए जाननी आवश्यक है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए जरूरी है। ठीक है, आप क्या बताएंगे, द्वंद्व समास। तो विग्रह करने पर क्या होगा द्वंद्व समास में, और अथवा या एवं लगता है। ठीक है, जब विग्रह करेंगे और अथवा या एवं का प्रयोग करेंगे विग्रह करते समय, वही द्वंद्व समास कहलाएगा। उदाहरण जैसे पाप पुण्य, आपने देख लिया भाई अपोजिट है, विलोम शब्द है एक दूसरे का, पाप पुण्य। विग्रह करते समय कैसे लिखेंगे, पाप और पुण्य। राम सीता, ठीक है, राम और सीता, ऊंच नीच अपोजिट है, ऊंच और नीच। अन्न जल, ठीक है, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो ये सभी किसके उदाहरण हो गए हैं आपके सामने, ये सभी हो जाते हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। क्या कोई और भी उदाहरण आप लोग बताना चाहेंगे, फटाफट से कमेंट करते हुए, जो भी आपके दिमाग में इससे संबंधित उदाहरण आ रहे हैं तो आप लिखते हुए चले। ठीक है, जितने भी उदाहरण आपको समझ में आ रहे हैं वो सभी। तो देखिए और भी हम लिखते हैं, भला बुरा भी हो सकता है, तो भला बुरा एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। और क्या हो सकता है, जैसे मान के चलिए लव कुश है ना, भगवान श्री राम के बच्चों के नाम थे लव कुश, तो ये हो गया। अब इसकी जगह आपको दे दे देश विदेश। देश विदेश आप देख रहे हैं हर किसी में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, या योजक चिन्ह से भी पहचान नहीं होती तो विलोम शब्द देख लो, विलोम शब्द मिलेगा आपको यहाँ देखने के लिए। ठीक है, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, और मोटा ताजा, मोटा और ताजा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और भला बुरा आपने देख लिया, ऊंच नीच, थोड़ा बहुत, पाप पुण्य, छोटा बड़ा, ये इस प्रकार से इसके उदाहरण हो जाएंगे बहुत सारे। आगे चलते हैं, अब जो बाकी बचे हैं वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आगे। अब हम देखेंगे तीसरा प्रकार, हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, अव्ययी भाव समास पढ़ लिया, द्वंद्व समास पढ़ लिया। अब बारी आती है द्विगु समास की। द्विगु समास में बस आपको पहचान क्या रखनी है, इसको तो बहुत ही आसान है आपको याद रखना, सबसे सिंपल यही है। वो कैसे कि भाई आपको ये देखना है कि उसकी शुरुआत जो है, जो पहला पद है उसकी शुरुआत संख्यावाची किसी शब्द से होनी चाहिए। ठीक है, संख्या का बोध कराने वाला पहला पद होना चाहिए। तो जैसे ही आपको पता चला कि भाई पहले पद ने संख्या का बोध करा दिया, तुरंत आपको समझ लेना है कि वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले कि दूसरे पद की प्रधानता किस समास में होती है, तो तब आप बताएंगे द्विगु समास में। दूसरे पद यानी उत्तर पद की प्रधानता। क्यों द्विगु समास में क्यों होगी, क्योंकि हमने जाना था कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं द्विगु और कर्मधारय, द्विगु और कर्मधारय। तो इसका मतलब इनमें भी उत्तर पद प्रधान होगा, यानी दूसरा पद प्रधान होगा। तो इनमें तो हमें एक की पहचान हो जाए तत्पुरुष समास की, तो ये तो आप अपने आप कर लेंगे फिर। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि भाई हम कैसे देखेंगे संख्यावाची शब्द कैसे मिलेंगे हमको। देखिए जैसे नवग्रह, तो ये पहला पद है नव, नव यानी 9, तो नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ संख्या दर्शा दी पहले पद ने, संख्यावाची है, तो इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर, ठीक है, दो पहरों का संहार, ये किसका उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, द्विगु समास। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, देखिए त्रि का मतलब 3 होता है, 3 लोकों का संहार। शताब्दी मतलब 100 अब्दों का समूह। ठीक है, पंसेरी क्या होता है, 5 शेरों का समूह। आगे बात करें सतसई,
700 पदों का समूह। चौगुनी 4 गुनी, तो ये भी अपने आप में संख्या दिख रही है आपको, सत मतलब 7 होता है। त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, ये सभी कैसे शब्द है, संख्यावाची पद से शुरुआत हो रही है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा। इसके और उदाहरण देखते हैं चलिए, जैसे त्रिकोण 3 कोणों का समाहार, त्रिदेव 3 देवों का समाहार, त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, तिराहा 3 राहों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, चारपाई 4 पायों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, चौमासा 4 महीनों का समूह, चौपाया 4 पायों का समूह, ठीक है। पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, पंचामृत 5 अमृतों का समूह। पंजाब, ये बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में, इंपॉर्टेंट है। पंजाब 5 आबों का समूह। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह। पंचरत्न 5 रत्नों का संहार। पंच पल्लव 5 पल्लवों का संहार। पंचवटी, ये भी बहुत पूछा जाता है, पंचवटी 5 वटों का समूह। पंचसेरी 5 शेरों का समूह, ठीक है। षड्रस, षड का मतलब क्या होता है हिंदी में, 6, तो 6 रसों का संहार। षटकोण 6 कोणों का समूह। सतसई हमने देख लिया, 700 का समूह, है ना। इसी के साथ सप्त ऋषि, तो सप्त का मतलब 7 ऋषियों का समूह। सप्त धान्य 7 अनाजों का संहार। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का संहार। सप्त द्वीप 7 द्वीपों का समूह। सप्ताह, ये भी इसमें आ जाएगा, सप्ताह 7 आहो यानी दिनों का समूह, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये बहुत सारे उदाहरण हमने देख लिए हैं द्विगु समास के। अब आगे चलते हैं, हमने 3 समास बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं बहुत तेजी के साथ। अव्ययीभाव समास, उसके बाद द्वंद्व समास और द्विगु समास। अब हम देखेंगे दोस्तों बहुव्रीहि समास के बारे में, लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम तत्पुरुष के भेद देख रहे हैं, द्विगु हमने देख लिया, तो साथ साथ कर्मधारय को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी तो तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत आता है। तो चलिए, अब उत्तर पद प्रधान वाली बात कॉमन रहेगी, तत्पुरुष वाली, द्विगु वाली, यहाँ भी वही कॉमन है, उत्तर पद प्रधान होगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है, हमें इसमें ये देखना होगा कि इन दोनों पद में जो पहला पद होता है वो विशेषण की तरह कार्य करेगा और उत्तर पद कैसा, विशेष्य की तरह। यानी इसमें पूर्व पद उत्तर पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। तो इससे पहले ही क्लास में हमने जाना था गाइस कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, आपने बहुत अच्छे से जाना भी होगा कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो विशेष्य, और जो विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। क्लियर। तो पूर्व पद यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण, और उत्तर पद हो जाएगा विशेष्य। इतना समझ में आ गया तो आपके लिए कर्मधारय समास में कुछ भी नहीं बचा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए जैसे महाकवि, तो यहाँ महाकवि, कवि की विशेषता किसने बताई है, महान है, कि भाई कवि कैसा है, महान है। अभी इसका सबसे पहले विग्रह करते हैं, ठीक है, विग्रह करते हैं। तो महाकवि का विग्रह क्या हो जाएगा, महान है जो कवि, ठीक है। तो यहाँ कवि की विशेषता बताई कि भाई कवि कैसा है, जो महान है, महान है कवि। तो कवि क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेष्य हो जाएगा, है ना, विशेष्य हो जाएगा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और महान क्या है, इसमें विशेषण है, क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कर्मधारय समास में एक पद तो आपको जो उत्तर पद है वो मिलेगा विशेष्य, और पूर्व पद मिले कार्य करेगा विशेषण की तरह, ठीक है। और इनका जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय इनके बीच में है जो के समान आदि हम प्रयुक्त करेंगे। जैसे देखिए महाकवि, महान है जो कवि, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। महावीर, महान है जो वीर। पीतांबर, पीतांबर क्या होगा, पीला है, पीला है अंबर,
पीला है जो अंबर, पीतांबर। आप कहेंगे मैम जो भी बहुवीरी समास के बारे में पहले से जानता होगा उसके दिमाग में जरूर यहाँ डाउट आया होगा कि क्या मैम पीतांबर तो हम श्री कृष्ण को कहते हैं कि पीले वस्त्रों को पहनने वाला है ना, पीले वस्त्रों को धारण करने वाले को भी तो पीतांबर कहते हैं, और वो बहुवीरी समास लगाते हैं वहां तो हम, तो इसमें कर्मधारय समास कैसे हो जाएगा? देखिए क्योंकि ये कर्मधारय वाली कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, इसमें अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि पीला है अंबर, तो ये कर्मधारय समास भी होगा। एक समस्त पद में एक से अधिक समास भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात आए या तो आपको ऑप्शन में यहाँ कर्मधारय ही मिलेगा देखने को, ठीक है, या तो कर्मधारय मिलेगा या मिलेगा बहुवीरी, दोनों में से एक ही मिलेगा। तो फिर अब कोई कहेगा अभी आपके कमेंट आ रहे होंगे कि भाई अगर मैम दोनों मिल जाए तो क्या करें? अगर दोनों ही आ जाए ऐसी कंडीशन में फिर आप बहुवीरी के साथ जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल इनमें जो आप मान सकते हैं समास है वो इसको मान करके चलिए बहुवीरी को, ठीक है। तो बहुवीरी लगाना है फिर आपको, अगर दोनों के दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं तो फिर आप बहुवीरी के साथ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कर्मधारय समास भी होता है, क्योंकि अगर बहुवीरी ऑप्शन में ना मिले तो तब आप पीतांबर को ही लगाएंगे। इसी प्रकार से महावीर, महावीर जो है वो हनुमान जी को भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर बहुवीरी मिले देखने को ऑप्शन में तो फिर बहुवीरी लगा दीजिएगा। अब आगे चलते हैं, अगले उदाहरण देखते हैं। महौषधि, यानी इसका विग्रह करिए मेरे साथ साथ। महान है जो औषधि, ठीक है, महान है जो औषधि, उसको क्या कहेंगे? महौषधि। तो यहाँ एक पद तो आपको विशेष्य और एक विशेषण मिलेगा। अगला उदाहरण देखते हैं, नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। अब बाकियों का सभी का आप जल्दी से इसका क्या करिए? विग्रह करिए, ठीक है। क्या करना है? विग्रह करना है। चंद्रमुख नील गाय, महात्मा परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, महान है जो आत्मा महात्मा, नीली है जो गाय नील गाय, चंद्र के समान मुख है जिसका चंद्रमुख कहेंगे, यानी यहाँ विशेषण विशेष्य देखने को आपको मिलेगा। अब इसके साथ हम अगले जो हमारा समास है दो बाकी रह जाते हैं, कौन कौन से? बहुवीरी और तत्पुरुष समास। तो चलिए सबसे पहले तत्पुरुष समास पर चलेंगे, देन उसके बाद बहुवीरी समास को हम लोग देखेंगे। तो तत्पुरुष समास की पहचान हमने शुरुआत से हम बात करते हुए आ रहे हैं, जब हमने द्विगु के बारे में भी जाना और कर्मधारय के बारे में भी, वहां हमने दोनों जगह बात की कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा? बाद वाला पद यानी उत्तर पद प्रधान होगा। और एक और पहचान आपको तत्पुरुष समास में देखने को मिलेगी, वो क्या ट्रिक है पहचानने की? वो इस प्रकार से है कि आपको इसके बीच में जो विग्रह करते समय कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। कारक चिन्ह हमने पढ़ चुके हैं हम हिंदी में पहले कारक चिन्ह, ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये के से, के लिए, का की, के, में पर, ऊपर, अगर इस प्रकार के कोई भी कारक चिन्ह आपको उस समस्त पद में विग्रह करते समय मिले तो वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इन विग्रह करने के आधार पर हम तत्पुरुष समास को विभक्तियों के आधार पर हम इसे 6 उपभेदों में जानते हैं। कौन कौन सा तत्पुरुष समास? देखिए कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता है, तो हमने एक तो शुरुआत वाला छोड़ दिया कर्ता तत्पुरुष समास, और एक संबोधन नहीं होता, ठीक है। बाकी बीच के सारे जो विभक्तियां हैं हमारी, जो कारक है वो सारे के सारे हो जाएंगे, ना कर्ता होगा ना संबोधन। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? पहले नंबर की कर्म तत्पुरुष से, ठीक है, जो हमारा कर्म कारक होता है उसी से शुरुआत होगी। तो कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार से हमने इनको याद किया हुआ है। तो कर्म को यानी कर्म तत्पुरुष की पहचान क्या होगी कि उसमें जब हम विग्रह करेंगे तो को विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्रह आगत, तो ग्रह को आगत, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। तो जहां भी हम को विभक्ति का प्रयोग करेंगे वहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए दूसरा प्रकार इसका क्या है? करण तत्पुरुष समास। अब कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा,
तो से या के द्वारा विभक्ति जिस भी समस्त पद में विग्रह करते समय आपको मिले तो वहां कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे रस भरा, रस से भरा हुआ, नीति युक्त, नीति से युक्त, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो यहाँ सभी में क्या है, कर्ण तत्पुरुष समास है। तीसरा उपभेद देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो यानी के लिए विभक्ति का प्रयोग जहां भी हमें समस्त पद का विग्रह करते समय दिखे तो यानी समझ जाइएगा वहां तत्पुरुष समास होगा। जैसे आपसे पूछेगा शिक्षालय में कौन सा समास है, आप क्या बताएंगे? अगर ऑप्शन में खाली लिखा हुआ है तत्पुरुष समास तो तत्पुरुष समास टिक करिएगा। लेकिन अगर तत्पुरुष समास के भी उपभेद दिए गए हैं उसमें कि बताइए कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, तो फिर आपको इसमें बताना होगा कि संप्रदान तत्पुरुष होगा, क्योंकि शिक्षा के लिए आल्य होता है, गौ के लिए शाला होती है, देश के लिए भक्ति होती है, रसोई के लिए घर, हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी। तो इस प्रकार के सभी समस्त पद कौन से हो जाएंगे, तत्पुरुष समास के। चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में कौन सी विभक्ति आती है, से विभक्ति आती है, और वो भी अलग होने के अर्थ में, ठीक है, अलग होने के अर्थ में। जैसे उदाहरण को देखिए समझ में आ जाएगा, धनहीन यानी जिसके पास धन ना हो, तो कैसे बोलेंगे, धन से हीन, जिसके पास धन ना हो यानी धन उससे अलग हो रहा है, बिना धन के है वो, ठीक है, धन से हीन। नेत्रहीन यानी जिसके पास नेत्र ना हो यानी नेत्र उससे क्या है, अलग हो रहे हैं, अलगाव की स्थिति में से का प्रयोग हुआ है, नेत्र से हीन। पद से भ्रष्ट यानी उससे अलग हो जाना, पद से भ्रष्ट हो गया भाई, है ना। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। काम चोर, काम से चोरी करना, ठीक है, काम से जी चुराना यानी उससे अलग होना। तो ये अपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। और देखते हैं रोग मुक्त आ जाए तो रोग से मुक्त, तो रोग मुक्त इसमें आएगा, रोगग्रस्त आएगा कर्ण तत्पुरुष में, क्योंकि ग्रस्त होना यानी रोगी को जकड़ रहा है रोग, और रोग मुक्त यानी रोग जो है रोगी को छोड़ के चला गया है, मुक्त हो गया है रोगी उससे, ठीक है, यानी अलग हो गया है। तो इस प्रकार आपने देखा अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध की पहचान क्या है, का, की, के, इनका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आप इनका विग्रह करेंगे। जैसे देश सेवा, देश की सेवा। राम राज्य, राम का राज्य, तो संबंध दर्शा रहा है कि भाई किसका राज्य है, राम का राज्य है। अन्नदाता, ठीक है, अन्न का दाता। गंगा जल, गंगा का जल। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। ये सभी उदाहरण हो जाएंगे आपका संबंध तत्पुरुष समास के। और इनमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको वहां सिर्फ ऑप्शन में ये पूछा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अगर ऑप्शन में दिया गया है कि भाई ये बताइए राम राज्य में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास, तो फिर आपको तत्पुरुष समास पर टिक करना है। कभी आप वहां पर इसके संबंध तत्पुरुष समास ढूंढने लगो तो यानी जैसे ऑप्शन वैसा आपको आंसर करना है। इसी प्रकार से छठा जो आखिरी इसका उपभेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण की जो विभक्तियां होती है वो कौन सी होती है, में पर ऊपर, ठीक है, में पर। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, तो में आ गया, में विभक्ति का प्रयोग हुआ, ठीक है, तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। आप बीती, आप पर बीती। नरोत्तम, नरों में उत्तम, ठीक है, नरों में उत्तम। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है, कवियों में श्रेष्ठ। वनवास, वन में वास। तो इस प्रकार से आपके ये सभी उदाहरण हैं तत्पुरुष समास के। आगे चलते हैं तो ये देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर एक एक करके दर्शाया गया है। यहाँ ज्यादा उदाहरण थे, यहाँ बस थोड़े से कम है, लेकिन यहाँ और ज्यादा खोल के दिया गया है इसको कि तत्पुरुष समास में क्या होगा, दूसरा पद प्रधान, कर्म से शुरुआत होगी। ये 6 प्रकार होते हैं इसके, कर्म, करण,
तो संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये इनके विभक्ति चिन्ह, क्योंकि जब हम इनको क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो आपको इनका प्रयोग करना होगा। ठीक है, के, लिए, से, का, में, इस प्रकार से ये सभी इसके उदाहरण हैं। इनको भी एक बार आप लोग देख लीजिए। अब हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास की। ये आखिरी समास है, इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुव्रीहि समास की पहचान क्या थी? इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता था। अन्य पद प्रधान यानी ना तो पहला ना दूसरा, कोई सा भी पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे के बारे में यहाँ प्रधानता दर्शाई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यहाँ किसी तीसरे का बोध होगा। जैसे मान के चलिए चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, तो आपको ये देखते ही, चंद्रशेखर देखते ही आपको क्या याद आया कि भाई शिव को कहते हैं चंद्रशेखर। अगर आपको पर्यायवाची देखने को मिले, है ना, जैसे गणेश का पर्यायवाची है लंबोदर, है ना, गजानन, तो ऐसे पर्यायवाची भी देखने को मिले तो भी आपको वहां बहुव्रीहि समास ही टिक करना है। ठीक है, जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी हाथी का मुख लगा हो, जिसे वो किसे कहते हैं? गणेश को कहते हैं। ठीक है, त्रिलोकी विष्णु को या कृष्ण को कहते हैं। त्रिनेत्र शिव के है। ठीक है, चंद्रमौली शिव भगवान को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सभी में क्या देख रहे हैं, किसी तीसरे की, या तो इसमें किसी भगवान की या देवी की का नाम देखने को मिलेगा, है ना, कि जैसे किसी तीसरे की जब प्रधानता होगी वहां आपको किसी ना किसी भगवान या किसी देवी का नाम देखने को मिलेगा। जैसे मान के चलिए वीणा पाणी, तो वीणा को धारण करने वाली यानी माता सरस्वती। ठीक है, गदाधर, गदा को गदा रखने वाला भीम को कहते हैं चक्रपाणी। ठीक है, जिसके हाथों में चक्र हो, कृष्ण या विष्णु, तो चक्रधर। हलधर, हल कौन रखता था? बलराम रखते थे। तो इस प्रकार से इन सभी में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले विष्णु। ठीक है, चतुर्मुख ब्रह्मा, पीतांबर, पीला है अंबर जिसको, और मैंने बताया कि कोई भी समास अगर किसी भी समास पद में अगर एक से अधिक समास है, दो समास है, यानी मान के चलिए बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों हैं, और ऑप्शन में दोनों ही आपको देखने को मिल गए, तो फिर आप बहुव्रीहि समास के साथ ही जाएंगे। ठीक है, फिर किसके साथ जाना है? बहुव्रीहि समास के, जैसे पंचानन, पांच आनन है जिसके। ठीक है, तो इसमें वैसे तो आपका कर्मधारय भी है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ आपके बहुव्रीहि समास की बात आ रही है। तो कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, श्री कृष्ण को कहते हैं। ठीक है, दशानन, 10 आनन है जिसके, महावीर हनुमान जी को कहते हैं। श्वेतांबर, दिगंबर, ठीक है, पीतांबर, चतुर्भुज, ये सभी उदाहरण हैं आपके बहुव्रीहि समास के। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बहुव्रीहि समास को ज्यादा मान्यता मिली है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो चलिए अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अब आप फटाफट से इनका आंसर करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ये पता होना चाहिए किस समास में कौन सा पद प्रधान है, उसी प्रकार से आपको पहला ही प्रश्न देखने को मिल गया है कि किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऐसा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब आपकी बारी है आंसर करने की। बहुत तेजी के साथ क्लास को खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। 35 प्लस क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आपके कितने नंबर अब सही हो पाएंगे। तो किसमें नहीं होता कोई भी पद प्रधान? आपके बहुव्रीहि समास में। ठीक है, ना तो पहला पद ना दूसरा पद। आगे चलते हैं, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? अब ये बताइए कि मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला किसको कहते हैं? और ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय और द्वंद्व 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से किसके साथ आप लोग जाएंगे? यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो मृत्युंजय में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मृत्युंजय जो है शिव को कहते हैं, मृत्यु पर विजय पाने वाला शिव। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अजात शत्रु, अजात शत्रु में कौन सा समास हो जाएगा बताइए? यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। एलिमिनेट करके देख लिए, अगर आपको क्लियर नहीं पता होता तो एलिमिनेट करके देख लो कि कौन सा तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे द्वंद्व है, द्वंद्व तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा।
तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, तो बचा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास इसमें सही आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आगे पूछा गया है गौशाला में कौन सा समास है। यूपी टेट 2018 में पूछा गया है, बहुत आसान सा प्रश्न, कि गौशाला में कौन सा समास होगा। गौ के लिए शाला, आपने क्या देखा कि यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग मिला भाई, जैसे हमने इसका विग्रह किया, यानी गौ के लिए शाला, के लिए का प्रयोग हुआ है कारक चिन्ह का। तो अब बताइए फिर कौन सा समास होगा। संप्रदान तत्पुरुष, लेकिन यहाँ खाली ऑप्शन में आपको तत्पुरुष दिया गया है, तो इसी के साथ आप जाइए। अगर यहाँ संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष इस प्रकार से पूछा गया होता तो फिर आप संप्रदान तत्पुरुष के साथ जाते। आगे देखते हैं देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो यहाँ फिर से आपका एक बार फिर से तत्पुरुष समास, और ये भी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है। यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि संख्यावाची आपका पहला पद कैसा है, पूर्व पद संख्यावाची है, और ये पहचान हमने, ये ट्रिक किसके बारे में जानी थी कि पहला पद संख्यावाची होगा, ये हमने जानी थी द्विगु समास में। ठीक है, चार राहों का समाहार चौराहा कहलाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो आपने देखा यथा का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और अगर कोई भी उपसर्ग आता है पूर्व पद की जगह पर, तो वहां कौन सा समास हो जाता है, जल्दी से बताइए। तो वहां हो जाता है अव्ययी भाव समास। तो इसी प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे है उपकुल में कौन सा समास है। उपकुल, तो उप क्या है, एक उपसर्ग है, तो जल्दी से बताइए उपसर्ग जिसमें आता था वो कौन सा समास होता था आपका, अव्ययी भाव समास, एकदम सही जवाब। आगे चलते हैं, देखिए यूपी टेट 2014 में सीधा सीधा इसका अर्थ भी पूछा है कि समास का अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, समास का क्या अर्थ होगा, संक्षेप होगा या विच्छेद होगा, विस्तार होगा या नवीन होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, संक्षेप। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। अनुचित में कौन सा समास है। अनुचित, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। देखिए तुरंत देखते ही टिक कर पा रहे हैं आप। माता पिता में समास है, माता पिता में, तो माता पिता, भला बुरा, ठीक है, इन सभी में कैसा, और बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ हो तो वहां कौन सा समास हो जाता था, और दोनों पद प्रधान हो साथ के साथ, तो वहां कौन सा समास होता था, द्वंद्व समास होता था। आगे चले, किस शब्द में कर्मधारय समास है। महाराजा, देवकी नंदन, चंद्रचूड़ या त्रिलोकीनाथ, इनमें से कर्मधारय समास आपको चुनना है, किसमें होगा, जल्दी से बताइए। तो महाराजा, महान है जो, राजा है जो का प्रयोग हुआ है, और राजा की किसने बताई विशेषता, महान ने, तो इसके साथ ही आपका महाराजा में कर्मधारय समास हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु की क्या पहचान थी कि भाई पहला पद संख्यावाची हो, केवल नवग्रह ऐसा शब्द इन चारों ऑप्शन में दिया गया है जिसमें पहला पद संख्यावाची है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास कौन सा होगा, तो स्त्री पुरुष और बीच में आपका क्या आया है, योजक चिन्ह आया है। योजक चिन्ह देखते ही आपने सही जवाब लगा दिया, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला प्रश्न है रघुपति किस समास का उदाहरण है। रघुपति बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 में रघुपति आपको बताना है। रघुपति किसे कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, सुना है आपने। तो रघुपति किसको कहते थे, भगवान राम को कहते थे। तो यानी ये भगवान राम की ओर संकेत कर रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। और ऐसे में जहाँ कर्मधारय भी हो और बहुव्रीहि भी हो तो वहाँ बहुव्रीहि का चुनाव आपको करना है। और साथ के साथ आपको पता भी है कि रघुपति हम किसे कहते हैं, भगवान राम को कहते हैं। आगे चलते हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। बहुव्रीहि का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये हमें चुनना है। दीर्घ बाहु या अजान बाहु ये भगवान राम को कहते हैं, तो ये तो उसका हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में और क्या नहीं होगा वो चुनना है, कौन सा नहीं होगा। तो पंसेरी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। कुसुम युद्ध
ये भी नहीं आएगा, तो बारह सिंगा, तो बारह सिंगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाता है, यहाँ द्विगु समास हो जाएगा बारह सिंगा, क्योंकि यहाँ पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तो यही बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। आगे है ऋण मुक्त, समास पद का विग्रह करिए, ऋण मुक्त, तो क्या होगा सही, जल्दी से, हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिए। ये तो आपने पहचान लिया होगा कि भाई यहाँ तत्पुरुष समास होगा। विभक्ति कौन सी लगेगी, ऋण से मुक्त, अलग हो रहा है, ठीक है, ऋण से मुक्त, अलग होने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ऋण से मुक्त का आप प्रयोग करेंगे, से विभक्ति का, अपादान कारक का, ठीक है, अपादान तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, बताइए, बहुव्रीहि समास इनमें से किस में है, चौराहा, पंसेरी, शताब्दी, पंजाब। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर ये प्रश्न पूछा गया था, और ये पंसेरी शब्द किस में आता है आपका, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है, आपको इसमें बताना है बहुव्रीहि समास कौन सा है। दोस्तों पंसेरी तो 5 शेरों को कहते हैं, और ये तो पसेर मतलब किलो, तो यहाँ तो संख्या आ गई, इसका मतलब यहाँ तो द्विगु समास होगा। इसका मतलब ऊपर वाले प्रश्न में देखते हैं एक बार कहाँ ये क्वेश्चन आया था, तो ये देखिए यहाँ भी पंसेरी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका ना 2 ऑप्शन होंगे, पंसेरी भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ये भी द्विगु का है, तो ये भी इसका यहाँ ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं, ठीक है, तो इसका ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, इसने तो हमको ही कंफ्यूज कर दिया था। अब यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास है, चौराहा द्विगु है, यो नहीं होगा इसका ऑप्शन, पंसेरी 5 शेर, ये भी नहीं होगा, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। अब पंजाब जो है इसमें दोस्तों संख्यावाची तो है पहला शब्द कि 5 आबों का समूह, लेकिन पंजाब डिनोट कर रहा है एक राज्य विशेष को, ठीक है, तो यहाँ राज्य को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा पंजाब, ठीक है। आगे बात करते हैं गुरुमुखी पद में समास होगा कौन सा, तो यहाँ आप देख पाएंगे गुरुमुखी में ना तो तत्पुरुष है, ना द्वंद्व है, ना द्विगु है, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास इसमें एकदम सही हो जाएगा। गुरुमुखी एक अलग एक लिपि भी है, तो एक अन्य उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तीसरे पद प्रधान है इसमें। आगे बात करें निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, आप बताइए इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। दशानन किसके लिए प्रयोग करते हैं, रावण के लिए, तो ये तो नहीं होगा। एक दंत भी नहीं होगा। त्रिनेत्र शिव के लिए करते हैं, ये भी नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह। राष्ट्रभक्ति में कौन सा समास हो, कौन सा समास है बताइए। इस बार तो तत्पुरुष समास के आपको तत्पुरुष समास के भी भेद दे दिए गए हैं, इनमें आपको पहचानना है कि राष्ट्र की भक्ति, अब बताइए कौन सा होगा। आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है, तो राष्ट्र की भक्ति यानी संबंध तत्पुरुष समास, संबंध दर्शाता है काकी के, तो ये हो जाएगा। अब स्त्री पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा, दोनों पद प्रधान हो जहाँ वहाँ कौन सा समास हो जाता है, वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। सी-टेट में पूछा गए प्रश्न आ रहे हैं अभी आपके सामने, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। तो मैंने आपको बताया था जहां भी उपसर्ग आपको देखने को मिले तो वहां क्या हो जाता है आपका क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास यहाँ पर पूछा है। प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास होगा क्योंकि उपसर्ग आया है। पूछा क्या है, तत्पुरुष समास, तो बताइए जल्दी से कौन सा इसमें सही जवाब होगा आपके अनुसार। तो कष्ट से साध्य करण तत्पुरुष समास, इसमें ऑप्शन सी तत्पुरुष समास कष्ट से साध्य हो जाएगा। आगे है कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन 5 है जिसके आनन अर्थात शिव। आगे चलते हैं पुस्तकालय, पुस्तक और आल्य, सुलोचना सुंदर है लोचन जिसके, तो आप देखकर ही समझ जाएंगे इसको ऑप्शन नंबर सी यही गलत है क्योंकि पुस्तक के लिए आल्य होता है ना कि पुस्तक और आल्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहेंगे। आपका राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें विशेषण विशेष्य की बात हो जाए वहां आपका आ जाएगा कौन सा समास, जल्दी से बताइए कौन सा समास आ जाएगा, कर्मधारय समास आ जाएगा। बिल्कुल। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई, तो सतसई में आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास, क्योंकि सत मतलब 7,
ठीक है। आगे है चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास बताना है इन तीनों में। ये बहुत टफ करके पूछा गया है कि एक साथ 3 आपको समस्त पद दे दी गई है और उसमें समास बताना है। तो चक्रपाणी में कौन सा होगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। चंद्रभाल में कौन सा हो जाएगा बताइए, चंद्रभाल में कौन सा हो जाएगा, इसमें भी बहुव्रीहि होगा। सुलोचना अभी हमने ऊपर देखा, सुंदर नयनों वाली है ना स्त्री, तो ये भी बहुव्रीहि है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी बहुव्रीहि, देखिए ऑप्शन नंबर सी, सभी बहुव्रीहि समास है इसमें, ये एकदम करेक्ट है। चौमासा में कौन सा समास है, चौमासा बताइए। चौमासा 4 मासों का समूह या 4 मासों वाला जिसको हम कहते हैं, तो यानी संख्या की बात हो गई है, द्विगु समास। धीरे धीरे का समास कौन सा होगा, धीरे धीरे, इसमें कौन सा समास है बताइए, धीरे धीरे में कौन सा समास है दोस्तों, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे, आपको ये नोट कर लेना है, अव्यय शब्द होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे अव्यय शब्द होते हैं, तो धीरे धीरे क्या है, अव्यय शब्द है। साथ ही अगर यहाँ जल्दी जल्दी आ जाता, जल्दी जल्दी, भले ही इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हो, लेकिन अगर वह शब्द जो है आपके अव्यय है, अलग अलग है ना, अलग अलग, वो सभी के सभी अव्ययी भाव में आ जाएंगे। अव्यय समस्त पद जो भी होंगे वो अव्ययी भाव समास में आएंगे। अव्यय का मतलब ये होता है कि अविकारी शब्द, यानी जिसमें लिंग वचन के कारण क्या हो, रूप ना बदले, वो एज इट इज रहे, उनको हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, अलग अलग, ये सभी अव्यय होते हैं और अव्यय होने की वजह से इसमें अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, तो बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा, द्विगु समास में। आगे बढ़ते हैं, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं, चतुरानन में कौन सा समास होगा, चतुरानन 4 है आनन जिसके, कौन सा समास हो जाएगा जल्दी से बताइए। ब्रह्मा जी को जानते हैं चतुरानन के नाम से, यानी किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो बहुव्रीहि समास। जीवन निर्वाह में कौन सा समास है बताइए, तो जीवन निर्वाह यानी जीवन का निर्वाह, ठीक है, किसके का की के किस में आता है, संबंध तत्पुरुष में, जीवन का निर्वाह यानी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। सुई धागा में कौन सा समास है, सुई धागा बताइए, बीच में योजक चिन्ह है, ठीक है, किस में आता है ये, और अपोजिट भी है सुई धागा, तो द्वंद्व समास में। दिन और रात में कौन सा समास होगा, इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी आज की हिंदी की क्लास। समास हमने बहुत अच्छे तरीके से सभी कवर कर लिए हैं, साथ ही उसके प्रैक्टिस सेट भी हमने सोल्व कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आई है तो आपको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट के लिए बुक लेना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित सभी बुक्स अवेलेबल है, और एक साथ अगर गाइड लेना चाहते हैं तो यूपी टेट की गाइड भी यहाँ पर सभी, जिसमें सारे सब्जेक्ट हो गए, बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, सारे इसमें एक साथ सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है नए पाठ्यक्रम के अनुसार। और इसमें खास बात यह है कि 3000 प्लस जो है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, उनकी बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है, और साथ ही पाठ्यक्रम जो है वो पूरी थ्योरेटिकल उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया है। पिछले 2 साल के इसमें प्रीवियस पेपर, सोल्व्ड प्रीवियस पेपर दिए गए हैं। और अगर आप अलग अलग ये बुक्स लेना चाहते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की, जैसे इंग्लिश, बाल विकास की, आपको एक ही बुक चाहिए जिसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो, कुछ भी ना छोड़ा गया हो, और इनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इनको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक